हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो तुमने सब पढ़ लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हमने आपको लास्ट क्लास में न्यूक्लियर चार्ज बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताया था और ये बताया था कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और उसका वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल और कोई एक्सेप्शंस हम जानेंगे इसके। ठीक है बेटा, तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं? क्या कहा? नहीं पता? पता होना चाहिए था तुम्हें। ठीक है बेटा, तो सुनो ध्यान से। किसी भी एटम में, कोई एटम है तुम्हारे पास, ठीक है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? वैलेंस शेल में होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। बात आ गई समझ में? तो कोई तुमसे पूछे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कोई पूछे तो क्या बताओगे बेटा? The distance between valence electron या valence shell and nucleus. The distance between valence electron ये कह सकते हो valence shell and nucleus is called क्या? कॉल्ड इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यहां तक बात आई समझ में या नहीं आई? इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्लियर? बन गया रेडियस। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, जो भी आपका एटम है, एटम एक्चुअल में है क्या? कोई उसकी बाउंड्री तो फिक्स है नहीं। एटम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो यही रीजन है जो आपका एटम होता है, एटम का रेडियस हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड directly because atom do not have fixed boundary। इतनी बात समझ में आ गई? एटम का रेडियस हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई पूछ ले क्यों नहीं कर सकते, तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे क्योंकि एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं होती, इसीलिए रेडियस डायरेक्ट मेजर नहीं करा जा सकता। अब सुनो ध्यान से कैसे मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग वेज। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड by following ways। ठीक है बेटा, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं और वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर आता है कोवेलेंट रेडियाई। 3 मेथड है हमारे पास रेडियस को मेजर करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इसके अंदर है आपकी, सुनो ध्यान से, सुनो। क्या कहा मैंने? हम मेजर करेंगे। पहला आपका आता है कोवेलेंट रेडियाई। सेकंड है इसके अंदर आपका मेटेलिक रेडियाई। थर्ड है इसके अंदर वैंडरवाल रेडियाई। ठीक है, अब हमें एक एक करके ये सब डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो। क्या लिखना है हेडिंग? कोवेलेंट रेडियाई। फटाफट हेडिंग डालो, नोट्स बनाते हुए चलो साथ साथ। अगर तुमने अभी स्क्रीनशॉट लिया फिर जब लिखने बैठोगे फिर तुम्हें दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है?
तो पहला क्या था हमारा इसके अंदर, कोवेलेंट रेडियाई। तो इसमें समझने वाली बात यह है, सुनो ध्यान से, ये दो एटम है तुम्हारे पास, एक एटम, ये दूसरा एटम, क्या बन गया, इनका बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैप करा, शेयरिंग करी। अब सुनो, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, ये क्या हो गया, इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दें तो ये जो होगा आपका, ये डी था आपका सपोज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये हो गया इसका रेडियस d/2। तो कोई पूछे कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई इज अ हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। आई बात समझ में, लिखवा दूं अभी, ये पक्की बात है। तो सुनो ध्यान से, क्या था आपका, ये था आपका, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए होगे तुम डायग्राम देख के भी। अब देखो ध्यान से, अब एक बात और याद रखो, अगर इसका मैं एक्चुअल एटॉमिक रेडियस देखता तो कितना आता, एक्चुअल एटॉमिक रेडियस इसका यहाँ तक आता, और ये कहाँ तक आया, सिर्फ यहाँ तक आया। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो कोवेलेंट रेडियाई इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। तो लिख लो यहाँ तक बात, कोवेलेंट रेडियाई इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, आई ना, शाबाश। अब तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर इसमें क्या इसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। अब यहाँ पर ये तो आपका वेरिएबल रहेगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हो गया फिक्स्ड, तो ये हमेशा इसका इतना ही आएगा। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। तो पहला वाला तुम्हारे समझ में आ गया, कोवेलेंट रेडियाई। अब सेकंड हेडिंग तुम्हें लिखनी है, और सेकंड हेडिंग क्या थी हमारी, मेटेलिक रेडियाई। लिख लो हेडिंग इसके अंदर, और ये भी तुम्हारे अभी जरा सी देर में समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था मेटेलिक रेडियाई। जल्दी बताओ क्या होता है ये, तुम्हें 10th क्लास में बता रखा है जब तुम्हें 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाई थी। बताओ फटाफट, क्या कहा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम। शाबाश, एकदम बढ़िया। तो सुनो ध्यान से, ये दो आपके एटम हैं, कौन से एटम है, मेटेलिक एटम है। तुम जानते हो जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, सिर्फ टच करने से। तो ये जो हो गया इसका डी हुआ है यहाँ तक, ठीक है बेटा, इसका हाफ कर दो। तो इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं ना। तो लिख लो इसके अंदर क्या लिखना था, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। It is a half of internuclear distance between two metallic bonded atoms। क्लियर हो गई बात, क्लियर। अब इसमें तुमने एक चीज और देखी होगी कि एक्चुअल रेडियस भी इतना आता और मेटेलिक बॉन्डेड रेडियस भी सेम था। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि मेटेलिक क्या था आपका, मेटेलिक रेडियाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं,
एकदम क्लियर डायग्राम दिख के समझ में तुम्हारे आ गया होगा। बेटा अब हम बात करने वाले हैं वंडरवॉल रेडियाई के बारे में। कोवेलेंट रेडियाई क्लियर हो गया, मेटेलिक रेडियाई क्लियर हो गया। तो अब ये समझो, अब ये बात को बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, अब मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो मॉलिक्यूल, दो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके बीच में क्या होगा बेटा, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवॉल फोर्स। अब उसका हम क्या कर दें, हाफ कर दें, हम उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दें, तो वो क्या होगा आपका, उसको हम बोलेंगे वंडरवॉल रेडियाई। तो ध्यान से देखो और समझो इसको। क्या कहा मैंने, इट इज अ हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज अ हाफ ऑफ internuclear distance between two non-polar molecules that are held together by weak van der Waal forces that are held together by weak van der Waal forces। अब समझो इसको ध्यान से, क्या कहा गया, हमारे पास देखो बेटा, यहां पर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं आपका, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये है आपका, ठीक है, समझो ध्यान से, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपका है ये कोई दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या है आपके, नॉन पोलर। ये न्यूक्लियस यहां पर, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, ये ए और ये आपका बी। अब इसके बीच में क्या होगा बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स। अब इसका आप क्या कर दो, इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, आप इसका क्या कर दो बेटा, हाफ कर दो। ये आपका डी है, इसका आप क्या कर दें, हाफ कर दें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपका वंडरवॉल रेडियाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वंडरवॉल रेडियाई हमेशा एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होगा। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल में। अब अगर दो नोबल गैस हैं, नोबल गैस भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बेटा, उसमें एक ही एटम होता है। ये रब कर दें, ये बना लो, ये मॉलिक्यूल्स की बात आ गई। अब अगर मेरे पास यहाँ पर नोबल गैस है, बहुत ध्यान से समझो, अगर मेरे पास अब वो हीलियम या नियॉन है, तो देखो ये आपके पास एक नियॉन, ये दूसरा नियॉन, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। सपोज ये दोनों क्या थे, आपके नियॉन थे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, इनके बीच में नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक वीक फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन गैसेस के बीच में। अब इसका तुम क्या कर दो, ये जो इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसको आप हाफ कर दें, ठीक है बेटा। यहां पर आपने क्या कर दिया, ये डी था, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वंडरवॉल रेडियस, वो क्या हो जाएगा, d/2। तो याद रखो ये थे नोबल गैस के मॉलिक्यूल में, लेकिन ये भी क्या थे, नॉन पोलर। और मैंने वो जो बताया था इससे पहले एग्जांपल, वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में था। अब वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बात तुम्हारे समझ में आ गई। क्या कहा मैंने, इसमें जो ये जो रेडियस निकलेगा इसका हाफ, इसको क्या बोलेंगे हम, वंडरवॉल रेडियाई। और वंडरवॉल रेडियाई हमेशा 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 क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा होगा। लिख लो, वंडरवॉल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई ये था, और वंडरवॉल रेडियाई क्या आएगा इसका, ये आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई एकदम। छापो इसको फटाफट। और एक बात और सुन लो फिर तुम, कि अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, अगर आपसे रेडियस का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो बेटा क्या बताओगे, सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, वंडरवॉल का होगा। इसके बाद किसका होगा, मेटेलिक का होगा। इसके बाद सबसे कम किसका होगा, कोवेलेंट रेडियाई।
यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। वंडरबॉल रेडियाई समझ में आ गया, कोवेलेंट और वो तो आ ही गया था, सब कॉपी करो उसको फटाफट। लिख लिया बेटा सब, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो चलो अब हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर इफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई, फैक्टर इफेक्टिंग द रेडियाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको और बात बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। तो लिख लो हेडिंग, फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो बेटा सुनो बहुत ध्यान से, तुमसे कोई पूछ ले कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो क्या बताओगे, जल्दी बताओ। कुछ पता है तुम्हें या नहीं पता? बिल्कुल तुम्हें पता होगा, तुमने ये चीजें पढ़ रखी हैं 10th क्लास में। नहीं पढ़ रखी तब भी कोई बात नहीं, अब सुन लो। तो सबसे पहला जो फैक्टर मुझे पढ़ना है इसके अंदर वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जानते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं हम, Z इफेक्टिव से। और Z इफेक्टिव कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है बेटा। पहले क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सुनो ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, ये था अट्रैक्टिव फोर्स। तो जितनी ज्यादा ये आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ज्यादा क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही छोटा रेडियस होगा। आ गई होगी बात समझ में। तो इसका मतलब एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो आपका एटॉमिक रेडियाई है वो क्या था, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका एटॉमिक रेडियाई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और Z इफेक्टिव किस किस पे डिपेंड करता है, Z इफेक्टिव आपको बता रखा है, ये होता है Z और सिग्मा। सिग्मा क्या था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये भी आप जानते हो। तो अगर Z क्या है, एटॉमिक नंबर, लिख लो, ये पता है वैसे तुम्हें, सब सिखा रखा है। और अगर नहीं पता तो पहले जाके वो वीडियो देखो, तब ये वीडियो देखना। ये क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर था। और ये क्या था, स्क्रीनिंग, ये था स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटम की बात होगी, तो क्या होगा आपका सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, सिग्मा कम होगा तो ये वैल्यू कम होगी। और अगर सिग्मा कांस्टेंट रहेगा और अगर ये बढ़ेगा तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा। थोड़ी सी मैथ समझ गए होगे तुम, ये क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, आनी भी नहीं चाहिए। अब एटॉमिक जब आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही कम एटॉमिक रेडियाई। लिख लो ये। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड फैक्टर। तो बेटा सेकंड फैक्टर क्या था इसका, सेकंड फैक्टर था नंबर ऑफ शेल। सेकंड क्या था आपका, लिखो, सेकंड था इसके अंदर नंबर ऑफ शेल। तो बेटा नंबर ऑफ शेल तुम जानते हो, पहले एक शेल था। जैसे ध्यान से देखो, कोई एटम है, ये न्यूक्लियस, इसमें एक शेल, फिर न्यूक्लियस एक शेल, दो शेल, न्यूक्लियस 1 2 3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तुम जानते हो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से बेटा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। यही तो तुम जानते थे, 10th में यही तो बताया था। तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जो आपका रेडियस डिपेंड करेगा वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, Z इफेक्टिव और Z इफेक्टिव के साथ साथ शेल। खाली शेल पे डिपेंड नहीं करेगा, खाली Z इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों को मिला के डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम खाली शेल की बात करें तो इन जनरल क्या कहा बेटा मैंने, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से। ये तो समझते होगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी बोलो, समझते हो या नहीं समझते? इसका मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। और Z इफेक्टिव क्या था आपका, लिख लेना अगर नहीं समझ पाते हो। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन Z इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। लिख लो लैंग्वेज में, समझ रहा है बेटा, लिखो। इतनी बात समझ में आ गई। तो दो फैक्टर हमने देखे। पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर था
Z इफेक्टिव, सेकंड फैक्टर था नंबर ऑफ शेल, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट पे आपका रेडियस डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग लिखो, क्या लिखना था, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। और इसमें भी जो सबसे पहले हमें बात करनी है वो बात किसकी करनी है बेटा, जल्दी बताओ, पीरियड की करें या ग्रुप की? वो हम बात करेंगे पीरियड की। अब तुमसे ये कहा जा रहा है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, बहुत तेज, 1 सेकंड में। क्या कहा, बढ़ेगा? बिल्कुल गधे हो तुम। नहीं, क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही, तुम बहुत अक्लमंद हो। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ क्या लिखा तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी दे देंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एटॉमिक रेडियाई, या ऐसे कर लो इन जनरल, कुछ तो एक्सेप्शंस होते ही हैं। इन जनरल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा, नॉर्मली इंक्रीज ही होगा। और जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपका, हमने आपको बता रखा था, इससे पहले निकलवा रखा है आपको, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। और जब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर रेडियस डिक्रीज होगा। तो लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तुमको मैंने इन सबका Z इफेक्टिव निकलवाया था या नहीं निकलवाया था, जल्दी बताओ। निकलवाया था ना सबका, तो करो फटाफट। लेफ्ट से राइट गए तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, Z इफेक्टिव क्या हुआ, इंक्रीज। और जब Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया डिक्रीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तुम कहोगे कि सर यहाँ आपने नियॉन नहीं लिखा, तो खुद नहीं लिखा मैंने। नियॉन का जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस या नोबल गैस का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का रेडियस हमेशा मेजर किया जाता है वैंडरवाल रेडियाई में, और वो हमेशा ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं, पक्की बात है। तो अभी लिखवा देंगे रिमार्क करके, मुझे याद और दिला देना कि मुझे याद रहे, ठीक है। और हम एग्जाम्पल अगर देखें, ये लिख लो फटाफट, फर्स्ट एग्जाम्पल थी हमारी। अब अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये आपने लिख ली होगी, तो बेटा यहाँ लिखो ध्यान से। हमने क्या देखा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सेम चीज, बिल्कुल सेम। लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, तुम जानते हो, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो होना क्या है बेटा, होना यह है रेडियस डिक्रीज होगा। तो रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर, सिंपल सी बात थी, तुमने देख लिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गई तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीरियड में अब एक चुपके से खास बात सुन लो कि पीरियड में हमेशा डिक्रीज नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो जब हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। क्लियर? फिलहाल तुम उसको लिख लो, ये लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट लिखें आप इन अ ग्रुप। जल्दी बताओ, तुम्हारे पास 10 सेकंड है कि ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। जल्दी बताओ, हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, इन अ ग्रुप। हाँ बेटा तुम बताओ जल्दी, क्या होगा, टॉप से बॉटम जब आओगे तो रेडियस बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। तो लिख लो यहां पर, क्या कहा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही। इन जनरल
इन जनरल एटॉमिक रेडियाई increases from top to bottom, from top to bottom, from top to bottom in a group due to, क्यों बेटा, due to increase in नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। यही तो बताया था मैंने अभी, बिल्कुल सही यही बताया था। तो लिख लो इसको। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें बेटा, तो एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। मैं ग्रुप है लेकिन मैं ऐसे में लिखूंगा, समझ जाना, पीरियड नहीं है ग्रुप। हम ग्रुप 1 की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है बेटा, हेलिना की रब से फरियाद। हम क्या हुआ, एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आ रहे हैं, समझते हो इतनी बात, लिख ऐसे दिया लेकिन है ये टॉप से बॉटम। तो यहां पर क्या होगा बेटा, मैं ये लिखूं, यहां पर मैं सेकंड लिखूं, इसके बाद यहां पर क्या था, G1 था। अब मैं G2 लिखूं, अगर G2 क्या था बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यही तो था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब यहां पर देखो ध्यान से, जब टॉप से बॉटम तुम आओगे, टॉप से बॉटम आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल क्या हुए बेटा, नंबर ऑफ शेल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए तो यहां पर क्या हुआ आपका, एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया बेटा, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही पकड़े तुम लोग, यही होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, लिख लो ये फटाफट। क्लियर, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब तुमसे कहा जाए कि तुम्हें यहाँ पर क्या गिवन है, आपको यहाँ गिवन है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको गिवन था बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब तुमसे कहा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ये हो जाएगा। बिल्कुल गलत, यहाँ पर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, ऑर्डर क्या था, इससे ज़्यादा किसका था, गैलियम का था, और एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए था, लेकिन गैलियम से ज़्यादा था। क्यों था, उसकी टेंशन आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के लास्ट में या इसके बाद वाले लेक्चर में एटॉमिक रेडियाई पे जितने भी एक्सेप्शन हैं विद कॉन्सेप्ट वो आपको बताए जाएंगे। फिलहाल इसको लिख लो, ठीक है। इसी लेक्चर के लास्ट में अगर टाइम मिला, और टाइम नहीं मिला, अगर लेक्चर लंबा हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा सारे एक्सेप्शन जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। सब एक्सेप्शन आपको इस वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। क्लियर, तो ऑर्डर ये होगा, याद रखना। इसलिए मैंने इन जर्नल लिखवाया था, हमेशा नहीं लिखवाया था। ये क्यों आया, रीजन वही था, स्क्रीनिंग कॉन्स्ट वो आपका रेड इफेक्टिव और रेडियस दोनों को कंबाइन करके देखा गया। समझा देंगे बाद में, टेंशन ना लें आप, ठीक है। ये कौन सा था, ये था ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन रहता है, लेकिन मैं 14 लिखूं, कहीं सीता जी सुनो प्रभु, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीज होगा। इसके बाद कौन सा आता है बेटा, इसके बाद आपका था नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, सेम रहेगा। ऐसी मैं बात करूं, यहाँ पर क्या था आपका, उस से टीपो, यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, सब सेम था। इसके बाद क्या आएगा आपका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपका आता है, लेकिन अप्रॉक्स ये इसमें डिफरेंस कम होता है, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। ऑर्डर पूछा जाएगा तो यही रहेगा। और ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, एमयू बीटेक में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी कॉम्पिटिशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। क्लियर हो गया तक बात। तो हमने एक्सेप्शन क्या देखा है, ये देखा। अब ऐसी मैं बात करूं ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 क्या था बेटा, डी ब्लॉक का ग्रुप कौन सा था, 3 जल्दी बताओ, क्या था, स्कूटर यामाहा लाइक, उसमें क्या होगा। तो उसके बाद क्या था, टी जरा हाफ, उसमें क्या होगा, तुम्हें याद तो करवा दिया पूरा डी ब्लॉक, तो अभी उसमें भी देखेंगे, वहां पर भी आपका इंक्रीज नहीं होता, रीजन आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको देख लो।
इतनी बात समझ में आ गई? चलो लिख लो इसको। अब फिर इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियाई, उसके बाद भी सारे एक्सेप्शन देखेंगे हम। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। आयनिक रेडियाई। तो अब मुझे ये बताओ, आयंस कितने टाइप की होती हैं आपके पास? 2 टाइप की आयंस होती हैं, पता है ना? कौन कौन सी होती हैं? जल्दी बता बेटा, कौन कौन सी होती हैं? क्या कहा? कैटाइन और एनाइन। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो 2 टाइप की हमारे पास आयन है। कौन कौन सी हैं? कैटाइन है और एनाइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर रेडियस ऑफ कैटाइन। क्या बात करेंगे बेटा? फर्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर रेडियस ऑफ कैटाइन। अब तुम मुझे ये बताओ कि रेडियस ऑफ कैटाइन अपने एटम से कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, बहुत तेज। क्या कहा? कम होगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा? रेडियस ऑफ कैटाइन हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एटम से कम होगा। क्यों कम होगा? इसका जवाब दो अब तुम मुझे, क्यों कम होगा? नहीं पता तो सुनो ध्यान से। क्यों? कैटाइन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिग्मा की वैल्यू यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कह सकते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, और जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर तुमने जेड इफेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो पहले, फिर यहाँ पर आना। क्लियर? तो ध्यान से देखो, हमने ये देखा कि रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन radius of cation is always less than radius of less than radius of respective atom. Radius of respective atom due to greater effective Z effective due to greater effective nuclear charge। तो याद रखना, कैटाइन का न्यूक्लियर चार्ज हमेशा 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 एटम से ज़्यादा होगा। तुम्हें मैंने अभी बताया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या था, मेरे पास यहाँ पर सोडियम है और मेरे पास Na+ है, इसमें एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था। एटॉमिक नंबर 11 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s1, ये हुआ आपका 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 3s0। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होगा इसके अंदर, तो मैं अगर सिग्मा की बात करूं, कैलकुलेट करना, सिग्मा ऑफ Na इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ Na+। क्लियर? और Z इफेक्टिव क्या होता है आपका? Z इफेक्टिव होता है आपका Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। तो Z इफेक्टिव किसका ज्यादा था? देखो इसका जो सिग्मा था आपका, उल्टा लिख दिया, क्या होगा आपका? हाँ, इसका सिग्मा क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा ज्यादा होगा इसका। जब सिग्मा ज्यादा होगा, यहाँ आपका एटॉमिक नंबर था 11, सपोज सिग्मा अगर 5 आया, सपोज 5 आया सिग्मा, तो 11 - 5 कितना बचा बेटा? 11 - 5 आपका बचा 6, और जब इसका 5 आया तो इसका कितना होगा? सपोज 4, तो यहाँ कितना बचेगा? 7। तो याद रखना, इसका कैटाइन का हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। मैंने पीछे पूरा बता रखा है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा बेटा? रेडियस कम होगा। क्लियर? तो यही रीजन था कि रेडियस ऑफ क्या आपका क्या देखा मैंने? रेडियस ऑफ Na+ इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ Na। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था। यहाँ लिख सकते हो सिग्मा इसका क्या था? सिग्मा इसका कम था, सिग्मा इसका ज्यादा था, Z दोनों का बराबर था। तो Z इफेक्टिव क्या हो गया? Z इफेक्टिव आपका इसका ज्यादा हो गया, और जब Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ये क्लियर तुम्हारे हो गया होगा। ऐसे ही मैं अगर इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूं, और कहीं अगर मैंने उल्टा बता दिया हो तो सीधा कर लेना, वैसे बताया नहीं जब तक मुझे लग रहा है। अगर मैंने यहाँ लिखा एल्यूमिनियम, यहाँ लिखा एल्यूमिनियम+, यहाँ लिखा एल्यूमिनियम 2+, यहाँ लिखा एल्यूमिनियम
3+। तो बहुत ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सिग्मा क्या होगा बेटा, सिग्मा आपका डिक्रीज, सिग्मा डिक्रीज। एटॉमिक नंबर Z क्या था, कांस्टेंट था, सेम रहेगा 13 तो Z इफेक्टिव क्या होगा, ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जब रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज। तो ये बात याद रखो। Z इफेक्टिव था क्या, Z इफेक्टिव था अट्रैक्टिव फोर्स। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना ही कम रेडियस होगा। तो याद रखना रेडियस जो है आपका, रेडियस का इसका इनवर्स रिलेशन है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, ये लिख लो बेटा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, एनाइन की बात करते हैं। अब हम एनाइन में बहुत ध्यान से देखिए आप, एनाइन का अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ एनाइन में देखो, रेडियस ऑफ एनाइन में मैं अगर बात करूं तो रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज, रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज, एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिस्पेक्टिव एटम ड्यू टू लेस Z इफेक्टिव। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अगर मैं एनाइन की बात करूंगा बेटा तो क्या होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव जब कम होगा, जब Z इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, और यहाँ मेरे पास क्या था, O2-, एक ऑक्सीजन था और एक क्या था मेरे पास, O2-। इस एटॉमिक नंबर सेम है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2p4, इसका 1s2 2s2 2p6। अब मैं फिर कह रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़कर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा किसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा सिग्मा। तो सिग्मा ऑफ O2- ज्यादा और ये कम, सिग्मा ज्यादा। Z क्या है, कांस्टेंट, Z कांस्टेंट है, Z दोनों का सेम है। तो Z इफेक्टिव तुम जानते हो क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है Z- सिग्मा। सिग्मा जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी ना। सिग्मा किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव जब इसका सिग्मा ज्यादा है तो Z इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा, और जब Z इफेक्टिव ज्यादा है, जब Z इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा आपका, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था Z इफेक्टिव के। तो रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ O इज लेस देन रेडियस ऑफ O2-। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। एक बार नहीं आया दोबारा सुनो, आ जाएगी समझ में। पूरी कहानी को मैंने सिग्मा Z और Z इफेक्टिव से रिलेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बात। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बहुत मोटी बुद्धि है तुम्हारी अगर है तो ये ध्यान रखना, एनाइन का रेडियस हमेशा क्या होगा, एटम से ज्यादा होगा। क्लियर, छाप लो इसको फटाफट। ऐसे तुम यहां देखो ध्यान से, मैंने तुम्हारा यहां पर क्या लिखा, इधर मैंने लिखा नाइट्रोजन, यहां लिखा मैंने नाइट्रोजन माइनस, यहां लिखा N2-, यहां लिखा N3-। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, Z तो कांस्टेंट है। तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव तुम्हारा डिक्रीज होगा, और Z इफेक्टिव डिक्रीज मतलब रेडियस क्या हो गया, रेडियस आपका इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज। इतनी बात आगे समझ में, क्या हो गया, रेडियस इंक्रीज। कोई डाउट तो नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, लिख लो यहाँ पर रेडियस इंक्रीज। और अगर फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो लो बेटा सुन लो ध्यान से। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रेडियस जो था, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था Z इफेक्टिव के, और Z इफेक्टिव तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था नेगेटिव चार्ज के। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा। सुनो ध्यान से, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस कम हुआ। नेगेटिव चार्ज बढ़ा, Z इफेक्टिव कम हुआ, Z इफेक्टिव कम हुआ।
तो रेडियस क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस क्या हुआ जल्दी बताओ, रेडियस बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, जेड इफेक्टिव कम, रेडियस बढ़ा। तो बस इसको तुम डायरेक्ट भी लगा लो कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियस। क्लियर, बिल्कुल नहीं भूलना, सिंपल सी बात थी, ये लिख लिया होगा। और ये रिलेशन आपका सेम एटम के कैटाइन के लिए, सेम एटम के एनाइन के लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी है। क्लियर है यहाँ तक बात, मैं ये रब करता हूँ। अब हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो लिखो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग सेम या इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो क्या होगा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा N3- O2-, F-, नियॉन, यहां लिखा मैंने Na+, यहां लिखा मैंने क्या Mg2+, यहां लिखा मैंने Al3+। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब ध्यान से देखो, इसमें एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन कितना था इसका, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा, 7 और 3 10, सबके अंदर कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देना है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे। अगर ये समझ में नहीं आया बेटा बहुत बड़े वाले हो फिर तुम, ठीक है। 7 एटॉमिक नंबर था, 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, 10 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना था, 13 था, पॉजिटिव चार्ज कितना है 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल का कितने बचे, 10। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन सेम है, जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपका, इलेक्ट्रॉन सेम मतलब सिग्मा क्या है आपका, सेम है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियर चार्ज, Z इंक्रीज। अब रिलेशन क्या था बेटा, रिलेशन था Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये कांस्टेंट है। अब जिसका Z ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में या नहीं आई, जिसका Z ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम। तो यहां पर देखो ध्यान से, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव तुम्हारा एटॉमिक नंबर ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, सिग्मा कांस्टेंट था, ये वैल्यू ज्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये चीज ज्यादा होगी, Z इफेक्टिव इंक्रीज। और जब Z इफेक्टिव इंक्रीज तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो गया आपका डिक्रीज। तो याद रखो, जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बस इस बात को पकड़ लो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, चाहे वो सेम एटम का हो चाहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हो, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, रेडियस कम होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये कह सकते हो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना कम रेडियस। क्लियर।